बच्चों, हम पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कहने का मतलब है कि अब तक जो कूलम्ब्स लॉ का ही ये पार्ट है, लेकिन अब तक हम क्या पढ़ते थे, चार्ज को हम एयर में रख देते थे, वैक्यूम में रखा जाता था। लेकिन अब क्या है, मीडियम चेंज करेंगे। तो इस टॉपिक को हम ऐसे रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से पढ़ते हैं ना। हेडिंग लिखना बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ना। इसमें क्या है कि चार्ज को अब हम डिफरेंट मीडियम में रखेंगे, मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स की जो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स निकल के आता था कूलम्ब्स के द्वारा, वह फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंड फोर्स है। ऐसा नहीं है कि हर मीडियम में सेम फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल। मीडियम चेंज कीजिएगा, फोर्स की वैल्यू चेंज होगा। उन सारी चीजों को देखेंगे, अभी थोड़ा सा थ्योरी है उसको देख लेते हैं। चलो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको 100% समझ में आने वाला है। मान लो बच्चों कि एक हम चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ पे ले रहे हैं और Q2A है ना। दोनों में यह R डिस्टेंस है और अभी हम मीडियम क्या है, एयर लिए हैं। एयर है या क्या है, वैक्यूम है। एयर लिखा रहे या वैक्यूम रहे, दोनों में एक ही कंडीशन आने वाला है। तो एफ भी लिख रहे हैं। एफ भी करने का मतलब है फोर्स जो एक्ट हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स के बीच, वह एयर या वैक्यूम में लग रहा है। यहाँ पे एयर भी लिख सकते हैं या वैक्यूम भी लिखा जा सकता है, कुछ बात नहीं है, एयर ही लिख लेते हैं। क्या रॉकेट साइंस क्या होगा बोलो तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए यूज करते हैं और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला यूज किया जाता था। जिसको हम इस टर्म को किस नाम से बोलते थे, के, जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता था। कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको हम के बोलते थे। और ये कूलम्ब्स कांस्टेंट होता था, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के भी नाम से जानते थे। और यह होता था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता था इसका वैल्यू। तो ये सारी कहानी थी। लेकिन अब हम के नहीं यूज कर रहे हैं, वो बाद में आपको फील होगा कि क्यों के नहीं लिखा गया। अब क्या है कि मीडियम हम चेंज कर रहे हैं, अभी तो एयर है, अब मीडियम चेंज कर रहे हैं। एनी मीडियम लिख रहे हैं ना, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है ना, कुछ भी। अब और वही सेपरेशन रख रहे हैं चार्ज पार्टिकल के बीच, वही मैग्नीट्यूड भी रखा जा रहा है। कोई चेंजिंग नहीं किए हैं चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड, चार्ज के बीच का सेपरेशन, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। फिर भी फोर्स की वैल्यू चेंज कर जाएगी। देखना ध्यान से, यहाँ पे कोई मीडियम लिया गया है, कोई भी मीडियम है, कुछ भी एंड सो ऑन, वाटर बोल लो, कोई किसी किरासन तेल में डाल दो, कुछ भी, मतलब एंड सो ऑन, आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हो ना। तो कोई मीडियम मान लिए। अब मीडियम माने हैं तो यहाँ एफ एम से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स किसके, एफ एम से। तो ये मीडियम पे, मीडियम के लिए तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन ही लिखेंगे, क्योंकि यह तो अब एयर रहता है तब ना एप्सिलॉन नॉट लिख देते थे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता था। ऐसा था। अब पहले क्लास में ही ये सारी चीज आपको सिखाया गया है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन ही लिखा जाएगा, एप्सिलॉन। अब क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये सारी कहानी। अब क्या है कि यह तो हमें मीडियम पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, कि जैसे जैसे यह मीडियम चेंज करोगे इसका वैल्यू भी चेंज होते रहेगा ना। तो क्यों ना हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, या जो एयर में फोर्स लगा उसको और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन 2 से,
कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एफ आर एयर अपॉन एफ एम ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ऊपर आएगा Q1 Q2 अपॉन क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू, यहाँ पे जब डिवाइड कीजिएगा तो यह सारा टर्म तो ऊपर चला जाएगा, एक स्टेप यहां से गायब कर रहे हैं। जब डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म तो ऊपर जाएगा, क्या लिखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा ना। तो यहां से यहां कैंसिल या 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। इतना होने के बाद फिर यहां पे देखो देखो तो क्या लिखिएगा, एयर के लिए फोर्स अपॉन एफएम मीडियम के लिए, और ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ कैसे नहीं, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बचा और नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। इसको कोई कोई बुक पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम भी लिखा जाता है जो मीडियम के लिए, हम नहीं लिखे हैं, क्या टेंशन। अब बताओ यहां से इसी को बोला जाता है बच्चों, हम क्या बोल लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे लिख लिया जाता है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ना, इस तरह से। चलो कुछ और, इसका एक और नाम है, क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, देखो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि मीडियम की बात करें तो हम क्या लिखोगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या लिखे, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर से। तो अब मालूम होना चाहिए कि क्या इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। बुक में देखोगे तो डेटा दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं है कि डेटा रटने के लिए बैठ जाइए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपको क्वेश्चन में 100% दिया रहता है ना, याद नहीं दिया रहेगा तो पूछेगा, निकालने के लिए कहेगा। तो ये सारी कहानी है। अब देखो इतना बात हो गया, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी फॉर मीडियम ना, ये भी नाम है इसका। चलो एक और नाम से जानते हैं ना, एप्सिलॉन आर को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों नाम जानो, नहीं तो यही टर्म जब क्वेश्चन में यह टर्म आ जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करो, आपको नहीं बताया जाए तो फिर आप टेंशन में आओगे। तो टेंशन नहीं लेना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अच्छा चलिए थोड़ा सा एक और बात करते हैं, यदि हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात आपसे यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बच्चों होता है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। अब कहोगे ऐसा क्या बात हो गया, तो देखो ना सामने दिख रहा है, यदि इसका यूनिट की बात करो, ऐसे जब यूनिट सिंगल आ रहा था ईयर में तो क्या था, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब यहां भी कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी तो ही यूनिट है। जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। जब यूनिट नहीं बचेगा तो क्या है, हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वह यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो है यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक छोटी छोटी बात, इतना बात, तो इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब आप देखने के लिए वीडियो बैठिए तो जरूर 100% अपने पास नोटबुक रखो और नोट बनाते जाओ, ताकि आपको फील आएगा। ऐसा नहीं है देखने के बाद तुरंत भूलोगे, तो रिवीजन करते समय आपको 100% आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस देखे और चला गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना, हो गया।
चलिए चलो थोड़ा और सारी बात जानते हैं। एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर जो होता है, फॉर एयर के लिए हम 1 यूज करते हैं। कितना बच्चों? 1 यूज किया जाता है। उसके बाद यदि एप्सिलॉन आर हो तो ग्रेटर देन 1 यूज करते हैं, ग्रेटर देन 1। तो यह होता है किसके लिए? फॉर नॉन कंडक्टिंग के लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए हम यूज करते हैं। एज लाइक एग्जाम्पल है, जैसे पेपर हुआ, पेपर, वुड, और पेपर हुआ, लकड़ी हुआ, ग्लास हुआ ना, etc। इन सारे चीजों में हम जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 माना जाता है ना। चलो एक और बात, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वह इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी जब हो तो ऐसा कब होगा? फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए हम यूज करते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए जो एप्सिलॉन आर का जो होता है वैल्यू वो इनफाइनाइट लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं, एग्जांपल जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ ना, एजी, और मतलब एजी सिल्वर हुआ ना, और क्या बोल सकते हैं, एयू ऑरम हुआ जो गोल्ड है, एटसे। इन सारे चीजों का, जैसे फेरस हुआ ना, ये सब मेटल्स जो है इसकी हम कंडक्टिंग मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा ना, हम यूज करते हैं एप्सिलॉन आर इनफिनाइट यूज किया जाता है ना, इनफिनिटी यूज कर लेते हैं। चलो वाटर के लिए बच्चों हम यूज कर लेते हैं एप्सिलॉन आर फॉर वाटर। फॉर वाटर हम 80 या 81 यूज किया जाता है। कोई यूनिट और डायमेंशन लेस है, कोई यूनिट की चक्कर ही नहीं है। चलो हेडिंग मारना, क्या लिखना है? हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखा जाए ना। फॉर एग्जांपल ऐसा है, देखना ध्यान से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह Q1 चार्ज है और बीच का डिस्टेंस R है और एक Q2 है। तो यहाँ पे मीडियम कोई है ना, मीडियम, कोई भी मीडियम। तो अभी क्या पढ़े हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, और मीडियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एम। मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू को हम एप्सिलॉन एम मान रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन एम। और क्या लिखोगे? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना, ये सारी बात है। तो ये सारी बात आपको लिख लेना है। चलो एक छोटी सी बात यहाँ भी देखिए, एप्सिलॉन एम मतलब Q1 और Q2 मीडियम मतलब चार्ज है और मीडियम में रखा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम एप्सिलॉन एम माने हैं। R बीच का डिस्टेंस R है, तो ये सारी चीज है यहाँ पे एप्सिलॉन एम रखेंगे। अभी आपसे क्या डिस्कस किए हैं कि एप्सिलॉन एम जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, यही तो सिखाया गया। तो क्यों ना इसकी जगह हम एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखना। तो ऐसा लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, इसको देखने के बाद कुछ फील आना चाहिए आपको। इसको क्या बोलोगे आप? अभी तो बोले थे, हम ऐसा लिखे थे ना रे, वह जब एयर हो या वैक्यूम हो बच्चों,
वैक्यूम ना, तो हम k का वैल्यू क्या यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो यूज किया जाता है। तो क्यों ना इसको हम k लिख लो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो ध्यान से, k एयर, एयर के केस में तो यही, वैक्यूम के केस में नीचे बचा एप्सिलॉन r और q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, एक नया हमारा फार्मूला बन रहा है। तो इसको याद रखिए ध्यान से कि जब भी कोई मीडियम दे और उस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। एयर के लिए तो हम 1 यूज करते हैं, मतलब एयर के केसेस में इसका वैल्यू क्या होता है हमें मालूम है, और एयर के केस में एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 यूज किया जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू तो फिर हमें मालूम है कि कितना होता है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही ना यूज किया जाता है। तो इसको देखने के बाद आप ये सारा फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा ना, तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप नहीं भी याद रखो तो बेसिक रूल से जाओ, क्या दिक्कत है, लेकिन याद रखें, मेरा मानना है कि याद रखोगे तो क्वेश्चन तेजी से बनेगा। तो ये सारी चीजें है, छोटी छोटी बात, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, हो गया। चलिए देखो, एक क्वेश्चन है कि एयर है, दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम r है, बीच का डिस्टेंस, और यहां पे एयर रखा हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है। F भी लिखने का मतलब है फोर्स, जो फोर्स जो लग रहा है उस केस में, जिस केस में हमारा एयर या वैक्यूम रखा हुआ है ना, एयर या वैक्यूम में चार्ज रखा हुआ है, तो F दिया हुआ है, एक गिवन है हमारा डेटा ना, और इसी चार्ज पार्टिकल को एट ए टीच, मतलब जितना सेपरेशन अभी है, जितना मैग्नीट्यूड अभी है, उनको कोई चेंज नहीं करना है, और इसको मीडियम में उठा के रख दिया गया है ना, कोई मीडियम में R है और यहाँ पे मीडियम है ना, मीडियम है। तो आपसे पूछो, और साथ साथ एप्सिलॉन r जो है वो 3 दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है 3। आपसे पूछ रहा है कि जब चार्ज एयर में रखा हुआ था तो फोर्स F लग रहा था, और मीडियम में रखा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिव या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी हुई है 3। तो आपको बताना है कि इस मीडियम में चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लगेगा। तो निकालना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो कैसे निकालिएगा, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। ऐसा ही तो है, देख तो ध्यान से, हम इस मीडियम में फोर्स कितना होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं k एयर, अभी अभी सीखा है, और एप्सिलॉन r इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ना। चलो यहां भी देखिए, दोनों को रिलेट करो, जब एयर होता है तो क्या लिखते हैं, k एयर इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यही ना लिखा जाता है। तो क्यों ना इतनी की जगह पे हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, इसी को ना बोला गया Vm अपॉन क्या लिखोगे, एप्सिलॉन r, नहीं लिखेंगे। अब क्या है, Fm इक्वल टू V, F भी क्या दिया हुआ है, F अपॉन क्या है 3। तो देखने के बाद देख रहा है कि एयर था उस समय F फोर्स लग रहा था, जब मीडियम चेंज किए तो कितना फोर्स हो गया, जो ओरिजिनल जो वैक्यूम में है या एयर में है उससे कितना 3 टाइम्स कम हो गया है ना, मतलब F अपॉन 3 हो गई, मतलब कमा है, रिड्यूस हुआ है, ये सारी कहानी है। तो ये सब समझ में आना चाहिए कैसे कर रहे हैं ना। तो न्यू फोर्स हमें मालूम चल गया, तो मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, F अपॉन 3, ये सारी चीज है। अब कहोगे
कि इसको बेसिक मेथड से भी जाओगे तो इतना ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है ना। चलो बेसिक मेथड से भी सीख लो। अब कहोगे कि हमें नहीं याद करनी है, तो बेसिक मेथड क्या बोलता है, बेसिक मेथड ध्यान से सीखिएगा थोड़ा सा। जैसे उसमें कितना फोर्स है, एफ वी इक्वल टू क्या है, के एयर ना, के एयर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मीडियम के केस में क्या लिखेंगे, fm अपॉन क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो fb अपॉन fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। जब डिवाइड कीजिएगा तो यह नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो क्या लिखोगे इनटू 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर अपॉन q1 q2। तो दिस कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई गया, एप्सिलॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो fv अपॉन fm बचा क्या ऊपर, एप्सिलॉन m अपॉन क्या लिखोगे बोलो, यहां से एप्सिलॉन नॉट ना, यही ना बचेगा। तो यह तो आपको मालूम है, f दिया हुआ है, fv कितना है f, fm हमें निकालना है, अच्छी बात है। एप्सिलॉन m को क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन m को यही तो लिखा जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, तो इसको क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बना। एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, तो 3 दिया हुआ है, ये हमें गिवन डाटा है ना, तो दिया है तो क्या लिखेंगे f अपॉन fm इक्वल टू 3। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं fm इक्वल टू क्या होगा f बाई 3। अब कैसे, इसको उठा के क्या किए, 3 को यहाँ और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इस तरह से, तो ये सारी यही तो आ रहा है। तो बेसिक मेथड से जाओ या प्रॉपर जो हम फार्मूला बोले थे याद कर लो, तो इससे देख कितनी आसानी से बन जा रहा है ना, उसमें डिवाइड करना होगा, बहुत सारा इधर उधर की बातें, तो आप जो पसंद है आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज से उतना ही आंसर आने वाला है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन फिर से करते हैं हम ना, हो गया, चलिए चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर से, कि ऐसा है कि एक मीडियम Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज है, बीच का सेपरेशन R है और एयर रखा हुआ है, मीडियम चेंज कर रहे हैं, Q1 है और एक Q2 है और बीच का सेपरेशन क्या है, क्या रखे कि कहा है कि यदि मान लो कि यह मीडियम में मतलब एयर रखा हुआ है तब फोर्स F है, तो मीडियम में भी फोर्स कितना होना चाहिए, F ही होना चाहिए, दोनों केस में फोर्स F है। तो क्या चेंज करे, क्या कंडीशन रखे कि ऐसा हो जाए, मीडियम में तो अभी सिखाए हैं कि फोर्स चेंज करेगा, लेकिन हमें फोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखना है, चार्ज सेम रखना है, यहाँ पे सेपरेशन R रखे हैं, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रखना है चार्ज का, फोर्स भी सेम रखे, तो एक ही तो बचा आपके पास उपाय, जो क्या कर सकते हो कि आप जो फोर्स चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है ना, सेपरेशन जो है दोनों के बीच, उसी में आप फेर बदल कर सकते हो, कम कर दो ज्यादा कर दो, आप उसी को कुछ आपके हाथ में है करने का, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। कहा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखना है दोनों मीडियम में, साथ ही साथ दोनों मीडियम में फोर्स भी सेम आना चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करे कि फोर्स बराबर आ जाए, तो बच्चों हमारे पास एक ही उपाय है कि चार्ज पार्टिकल के बीच जो सेपरेशन है ना, उसी सेपरेशन को हम कुछ कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि क्या करना है। तो मान लेते हैं इसकी सेपरेशन हम R कैपिटल R रखते हैं, उसी को घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। तो चलो यहाँ पे क्या लिखोगे,
मीडियम के लिए आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा मीडियम के केसेस में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m लिखिएगा क्योंकि मीडियम है हमारा, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ना, यही ना। अब चलिए एप्सिलॉन नॉट दोनों की फोर्स बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर देते, कंडीशन है हमारे पास। तो क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m। अब चलो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, 4 पाई मरा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा कि नहीं मरेगा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, उसका सेपरेशन अलग है इसका सेपरेशन अलग है ना, तो यही ना मरने वाला चीज है ना। अब क्या लिखोगे, एक और उपाय लगा सकते हैं, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन m आर स्क्वायर। एप्सिलॉन m को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कैपिटल R स्क्वायर ना। इसको नहीं लिखते हैं एप्सिलॉन m को दिस इनटू दिस, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, वैक्यूम मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और इलेक्टिव परमिटिविटी किस में, एयर के लिए, तो ये सारा दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वही तो होता है मीडियम का इलेक्टिव परमिटिविटी। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मरा। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, मतलब क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से एक बड़ा अच्छा रिलेशन आता है, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी। इतना ही सेपरेशन रखें ना तो हमारा फोर्स जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा, सेम रह जाएगा, अदरवाइज वो चेंज करेगा। तो यह सेपरेशन कितना रखना है, r जो पहले वाला लिए या छोटे r किसका, इन दोनों चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन, बड़े वाले r क्या है, बट दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच सेपरेशन, और एप्सिलॉन r, ये सारी कंडीशन रखनी पड़ेगी। ऐसी कहानी है ना। इसी में आपको क्वेश्चन भी देगा, वो खुद करिएगा कि हाफ पार्ट्स में एयर रख दे, हाफ पार्ट्स में क्या कर दे, हमें क्या करना है वाटर रख दे, तब भी हमें इसी सिचुएशन से जाना पड़ेगा ना। ये सारी कहानी है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे आगे एक और बढ़िया सा क्वेश्चंस कराते हैं, एक दो और, तब जाके आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गए। चलिए चलो, एक क्वेश्चन है कि आपको ना सेपरेशन सेम रखना है इस समय चार्ज पार्टिकल्स के बीच, सेपरेशन r है, यहाँ पे एयर है, एयर में जो फोर्स लग रहा है वो F है, सेपरेशन सेम रख रहे हैं बच्चों, और r क्या है, r ही है, और यहाँ पे मीडियम, यह फोर्स हो गया है F/4, यह फोर्स कितना हो गया F/4। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका जो है ना रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन m क्या होगा वो बताइए ना। तो कैसे, सीधी सीधी बात है, अभी अभी आपको क्या सिखाया है, डायरेक्ट लिखो ना Fv अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो सारे चीज मालूम है आपको, Fv कितना है, Fm कितना है F/4 और एप्सिलॉन r ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एप्सिलॉन r इक्वल टू F/4, F इंटू 4 अपॉन F से F मारा, एप्सिलॉन r इक्वल टू 4 ना। ये सारी कहानी ऐसा आ गया, तो यह हमारा सही है। लेकिन बच्चों यह फार्मूला जो आप यूज किए ना, बड़ा सावधानी से यूज करना चाहिए
अब बोल रहे हो कि ऐसा क्यों, इसमें क्या है, ये तो हम सीखे। तो यह सीखने के अलावा भी ना ये हर जगह काम नहीं करेगा ना, आप चक्कर में फंस जाओगे। और चक्कर में तब फंसोगे जब मान लो कि इसका अभी सेपरेशन सेम है, तब ना ये फॉर्मूला आया था कट के ना। अब हमारा मन में है कि सेपरेशन चेंज कर देते हैं, सेपरेशन क्या करते हैं, चेंज कर दो तो लफड़ा हो जाएगा ना। तो देखो अभी अभी देखते हैं, ये हमारा सही है, इसको उतार लीजिए आप, हो गया। इसी क्वेश्चन में और दूसरा चीज सिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पे सेपरेशन r है, यहाँ पे r/2 हो गया है ना, r/2 हो गया, और फोर्स अभी भी F/4 है, मान लेते हैं ऐसा है, हमारा मानना है, हमारे मन में मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। F/2 के अलावा हम F/2 मतलब 4 के अलावा F/2 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये सारी कहानी है। अब सेपरेशन सेम नहीं है तो आपको मान लो कि यह फॉर्मूला याद कर लिया, रट गया, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो इसको यूज करके देख लो क्या होने वाला है। तो F ही है, O कितना हो गया, F/2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यह 2 गया और यहाँ पे F से F मारा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर तो इस फॉर्मूला से 2 आ गया है ना, एप्सिलॉन नॉट 2 आया है। चलिए, लेकिन यह गलत है ना, ये गलत है, बाद में आपको अभी दिखेगा कि कैसे गलत है। मान मिटा देते हैं, चलिए ऊपर लिख दिए हैं आंसर। बेसिक मेथड से जाइए, ऐसे केसेस में बेसिक मेथड से जाइए। इसी दिन के लिए तो बेसिक मेथड पढ़ाते हैं, स्टाइल मारने के लिए नहीं। बेसिक मेथड है जो आप जब संकट में फंसोगे ना, उस समय आपको जरूर काम देगा वो। तो क्या करोगे, बेसिक मेथड से जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, FV/FM क्या आएगा यहाँ पे, FV कितना आएगा बोलो, एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या लिखोगे, फिर लफड़ा तो नहीं कर रहे हैं, हाँ क्या लिखोगे, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे ऐसा कैसे ना, इसमें क्या लिखेंगे, इसका जो फोर्स का वैल्यू आएगा, इसका जो फोर्स का वैल्यू आएगा, दोनों को डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे, तो इतना ही आता था ना, तो ये सारी कहानी आएगी। अब बता यहाँ पे कितना है, F अपॉन कितना, F/2, या एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ना, फिर लफड़ा है, यहाँ पे लिखना गलत है क्योंकि वो r/2 है ना, तो यहाँ पे फिर लफड़ा हो जाएगा। हम आपको यह जब फॉर्मूला कब आया था, जब दोनों सेम था ना, फिर हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होने वाला था। तो क्या करोगे, बेसिक मेथड से ही जाते, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा ध्यान से, FV/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन क्या लिखोगे, R²। यहाँ पे क्या लिखोगे, FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M और क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M और Q1 Q2 अपॉन R² अपॉन 4। 4 से 4 मार दूं क्या, मार देते हैं, मर गया, क्या बचेगा यहाँ पे, FM अपॉन, ऐसा ही ना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन M R²। चलिए अब दोनों को डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करोगे FB अपॉन FM, तो क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इनटू पाई एप्सिलॉन M R² अपॉन क्या लिखेंगे यहां से, जल्दी, Q1 Q2, दिस से दिस मरा, पाई से पाई मरा ना, R² से R² मरा। अब क्या होगा बोले, यहाँ पे FB की जगह F, FM की जगह F/2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन M की जगह में ही ना लिख देंगे,
क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, कुछ नहीं है नीचे, सब कैंसिल आउट, दिस मरा, यही तो निकालना है हमें। तो क्या लिखोगे और कुछ बचा है यहाँ पे 4 बचा है, 4, चलो 4 बचा है, तो अब क्या लिखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं f इंटू 2 अपॉन एफ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4। तो f से f मरा तो एप्सिलॉन r इक्वल टू 8 आएगा। 8 आया था क्या फॉर्मूला लगाने के बाद, 2 आया बेसिक मेथड से 8, कितनी बड़ी डिफरेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह फार्मूला तब लगाना है, यह फार्मूला बच्चों तब लगाना है जब हमारा सेपरेशन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच सेम हो, अदरवाइज बेसिक मेथड से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, बेसिक मेथड से, नहीं तो गलत होने वाला है। चलो लिख लीजिए, समझ में आना चाहिए और समझ में आया होगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। आ गया, चलिए एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझना मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। चलो देखिए, दो चार्ज पार्टिकल को ना, और सेम पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को एक रस्सी से स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया गया है। वो शांति से थोड़े बैठेगा, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज रहता तब तो लव होती दोनों के बीच और चिपकता हो, लेकिन चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा, ऐसा सिचुएशन है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स है और स्ट्रिंग से बांधा गया है इस तरह से, यहाँ पे Q1 है और एक Q2 है, इसका r डिस्टेंस है तो इसका भी r डिस्टेंस है। रस्सी का, स्ट्रिंग का लेंथ की बात कर रहे हैं ना, लेंथ की बात। इसको एयर में रखा गया है, क्या है बच्चों, एयर में। सिचुएशन दिया हुआ है कि इस बॉल का जो डेंसिटी है, कुछ भी मान लो कि बॉल जो है उस पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2, बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है, बॉल का डेंसिटी वह दिया हुआ है कितना, 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा सिचुएशन है। और इसी सिस्टम को उठा के ना कोई अदर मीडियम में रख दिया गया है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेंथ अभी भी सेम है, सारी कहानी सेम है, Q1 और Q2 है ना, लेकिन जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड की डेंसिटी जो है, लिक्विड की डेंसिटी वो 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है। बॉल की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, एंगल यहाँ पे थीटा है तो यह भी थीटा है, अभी भी वही बात है, एंगल सब बराबर बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा डैश है तो यह भी थीटा डैश है ना, एंगल में चेंजिंग आएगा। कह रहा है कि इस लिक्विड का ना रिलेटिव परमिटिविटी बताइए कि क्या होने वाला है ना। ये सारे क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझो कि दो चार्ज पार्टिकल्स है, जो दो चार्ज पार्टिकल्स का एक मान लो बॉल है, बॉल, और उस बॉल को स्ट्रिंग से लटका दिया गया है और उस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, दोनों पे रिपल्सन होगा 100%। एक को और ऊपर छत से लटका दिया गया है, लटकाने के बाद क्या है, एक दूसरे से दूर भागेगा, झगड़ा करेगा चार्ज पार्टिकल, शांति से तो रहेगा ही नहीं। दूर भागा तो बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ है r ना, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा थीटा है, ऐसा सिचुएशन है। इन होल सिस्टम को उठा के कहीं लिक्विड में डाल दिया गया है ना, लिक्विड में, कोई भी लिक्विड डाला है, डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो चेंज हुआ तो थीटा डैश डैश मान लिया गया। लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, बॉल का अभी भी डेंसिटी वही है 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट कर लीजिए,
तो ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले तो इस सिचुएशन में देखिए, एयर है, वहां पे फ्लूइड है, कोई लिक्विड है। तो जब बॉल को, पहले यहाँ पे ही देखो, जब बॉल हमारा एयर में रखा हुआ है तो क्या क्या लगा है, इसमें मास है, इस समय बॉल का डेंसिटी है तो मास भी होने वाला है। तो नीचे क्या लगने वाला है, हमारा mg लगेगा नीचे की ओर, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहा है तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा Fe। यह चार्ज पार्टिकल उधर धक्का मार रहा है, वह चार्ज पार्टिकल उधर धक्का मार रहा है, इसका एफबीटी एक बॉल का बना रहा है तो दोनों का ही। तो देखना ध्यान से, एफबीटी बना रहे हैं ना, यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल से। यह दोनों पैरेलल लाइन, डॉटेड लाइन पैरेलल, तो यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या है, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो यहाँ पे रेस्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स इधर लगेगा। टेंशन फोर्स किधर लगता है, आप तो 11th में पढ़े होंगे, जहां पे पॉइंट से बंधा है ना उसके जस्ट अवे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर। अब टेंशन का दो कंपोनेंट, एक तो आएगा बच्चों t cos थीटा यहाँ पे, और एक कंपोनेंट क्या आएगा t sin थीटा इधर। अब कहोगे कि इधर क्यों नहीं ले लिए, तो इधर लेने का मतलब, जब कंपोनेंट तोड़ा जाता है बच्चों तो ध्यान रखना कि एक कंपोनेंट जो cos थीटा है उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन आएगा, और इन दोनों के बीच जो फोर्स जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं वो दोनों मतलब t cos थीटा और t sin थीटा के बीच में होना चाहिए। यदि मान लो कि परपेंडिकुलर सोच के यदि t cos थीटा को इधर बना दिया तो क्या t cos थीटा और t sin थीटा के बीच में t है कि नहीं, तो गलत कंपोनेंट है। तो इस तरह से कंपोनेंट, वो 11th में आप पढ़े होंगे सारी कहानी, और कुछ नहीं लगने वाला है, यहाँ सारी कहानी कंप्लीट है, इतना ही है। तो क्यों ना हम वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं तो बच्चों देखना ध्यान से, क्या क्या लग रहा है, ऊपर t cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं mg, इक्वेशन 1, और कुछ नहीं लग रहा है, खत्म कहानी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ध्यान से देखो ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बच्चों क्या लिख सकते हैं, t sin थीटा इक्वल टू Fe, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करो तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। t से t मारा मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Fe अपॉन mg। अच्छी बात, रहने दे। चलो इसके साथ आइए, अब लफड़ा है, यहाँ पे तो एयर था लेकिन यहाँ पे फ्लूइड है। अब एयर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे तो लगेगा, और लेकिन यहाँ पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कोई लिक्विड में, वाटर में कोई भी चीज रख दो, या कोई भी लिक्विड है, तो ऊपर की ओर वो बॉल आना चालू करता है ना, ऊपर की ओर कोई ना कोई फोर्स उसको नीचे से धक्का मारता है, ऊपर आता है, तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी यहाँ पे काम करेगा। तो क्या लगेगा, नीचे तो mg लगेगा, अच्छी बात है, यहाँ पे t डैश हो गया और टेंशन इधर, तो थीटा ए, तो t cos थीटा, मान लो कि t डैश मान लेते, t डैश मान लो, इधर कितना आया हमारा, इधर बोलिए क्या आएगा, क्या आने वाला है इधर t, और इधर t डैश sin थीटा, और इधर क्या आएगा Fe डैश मान लेते हैं ना, अभी भी उतना ही फोर्स लगेगा, डैश क्यों मानोगे। और एक बात और ध्यान रखिए, जो यहाँ थीटा है ना, वो थीटा डैश यह भी सब इक्वल है ना, यह तो क्यों ना इसको थीटा डैश ही मान लो, थीटा डैश को थीटा ही मान लो, इक्वल सेपरेशन है, एंगल है सब, इतना ही कहानी है ना। एक ऊपर और फोर्स लगने वाला है जो क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स U, अपथ्रस्ट
अब थ्रस्ट फोर्स लगने वाला है ऊपर की ओर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे फोर्स डिसॉल्व कीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या होगा बोलो तो। एक तो आया बच्चों u, मतलब क्या है, एक आएगा टी डैश कॉस थीटा प्लस यू इक्वल टू mg। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसमें आएगा टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ ई ना, और कुछ नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं और इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। 4 और 3 को डिवाइड कर दीजिए ना, 4 और 3 को और एक बात और कर सकते हैं, एफ ई को यू को इधर ले आओ तब इसको 3 मानो। अब 4 और 3 को डिवाइड करो तो टी डैश साइन थीटा अपॉन क्या लिखोगे, टी डैश ना, टी डैश cos थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी माइनस का यू। टी डैश से टी डैश मतलब tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ई अपॉन एम जी माइनस यू। इक्वेशन इसको हम मानते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं अपना नाम ही P मान लेते हैं और इसको K मान लेते हैं। इक्वेशन कुछ भी नाम है अपना मर्जी का, कुछ भी लिख देते हैं ना, तो P के मान लिया। तो P और K इक्वेशन को देखो, दोनों एंगल बराबर है तो क्यों ना LHS बराबर है तो RHS बराबर कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब सारा कहानी हो गया है, अब फिजिक्स खत्म है, फिजिक्स थोड़ा सा और बचा हुआ है। ये बुयांसी जो अब थ्रस्ट फोर्स है उसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में सारा पढ़ा होगा। चलिए चलो ध्यान से देखो क्या लिखोगे, क्यों ना इक्वेशन P और K को हम सेपरेट मतलब इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन P एंड K, P और K को इक्वेट कर रहे हैं ना, तो क्या लिखिएगा एफ ई अपॉन एफ एम जी इक्वल टू क्या होगा एफ जी अपॉन एम जी यू ना, इस तरह की कहानी। अच्छा एक बात बता, डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो एक बात बता, m इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, हम रो इंटू भी लिख सकते हैं। अब बॉल का हमें मास चाहिए, यह बॉल का मास है, यह बॉल का मास है ना, बॉल का मास है, तो बॉल का मास भी, तो रो भी कितना दिया हुआ है बोल, रो भी अभी लिखते हैं और भी वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ही रहेगा। चलो इससे यह कैंसिल आउट, अच्छी बात है, दोनों में फोर्स तो सेम है, कैंसिल आउट। नीचे 1/g, m कितना लिखोगे बोलो, m लिखोगे रो भी इक्वल टू 1 बाई रो बी वी जी और माइनस, अब थ्रस्ट फोर्स जो होता है ना वो रो जी और भी, मतलब क्या है, रो लिक्विड की डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और v जो है वो बॉल का। मान लो कि जब इसको किसी बॉल को ऐसा हो कि मान लो ऐसा है, यह बॉल है ना, इस बॉल को वाटर में या लिक्विड में डुबा दो, इसकी मास हमारा क्या है, वॉल्यूम हमारा v है, लिक्विड की डेंसिटी जो भी हो, तो लिक्विड का डेंसिटी ना, इसकी वॉल्यूम v और इसका क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो यह कितना अपथ्रस्ट लग रहा है ना इस पर, वो मालूम चल जाएगा। तो इससे अपथ्रस्ट की जगह पे हम ये बात लिख सकते हैं, लिक्विड की डेंसिटी g और v। तो क्यों ना इन तीनों जगह से हम g यहां से v और यहां से v, यहां से g सब कैंसिल आउट, बचा क्या क्या, ध्यान से देखिए, बचाएगा बच्चों 1 बाई, यहां भी v गायब होगा, तो 1 बाई रो बी इक्वल टू क्या है 1 बाई रो बी ना, माइनस का क्या लिखोगे रो
एल। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से, मीडियम जब चेंज किए थे ना, मीडियम चेंज किया था तो इसको एफ डैश मान लेते हैं, इसको भी एफ डैश। वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो गलत है ना। कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा? जब मीडियम चेंज हो रहा है तो फोर्स थोड़े बराबर होगा। मीडियम वहां जो फिगर में चेंज कीजिएगा बच्चों, फिगर में जरूर चेंज करना। जो एफ ई लिख दिए थे वहां एफ डैश लिखिएगा। मीडियम चेंज होने के बाद फोर्स तो चेंज होने वाला है ना, तो यह कैंसिल आउट नहीं होगा ना, ये कैंसिल आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे एफ एम, एफ ई और यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ डैश ई ना, मीडियम के लिए और या ईयर के केसेस में। तो एफ ई और यहाँ पे एफ डैश एम, मतलब एफ डैश ई। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ ई अपॉन एफ ई डैश इक्वल टू क्या लिखोगे? रो बी अपॉन रो बी माइनस रो ए ना। कितना कहानी। अब यहाँ पे मिटा रहे हैं सब काम, फिर से देखना ध्यान से ना। यहाँ पे जो दो तीन है ना अपनी काम की चीज, यह बेसिक बात जरूर लिखिएगा बगल में ना। हो गया? चलो ध्यान से देखो, याद कर इतना को क्या सिखाए थे ना। फोर्स एफ वी अपॉन एफ एम को ही ना एप्सिलॉन नॉट बोलते थे। यहाँ पे देखिए तो एफ वी अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एफ ई और एफ ई डैश जो है वो ईयर के केस में और ये मीडियम के केस में, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं क्या? एफ ई अपॉन एफ डैश ई इक्वल टू रो बी माइनस रो एल। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल। अब क्या है, रो बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.8 अपॉन 1.8 माइनस 0.8। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा सब। तो क्या लिखिएगा यहाँ से? 1.8 अपॉन क्या आएगा? 1, तो मतलब 1.8 ही आंसर आने वाला है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1.8 आएगा। इस तरह की कहानी है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। इसमें ध्यान से ना समझ में आए तो जरूर नीचे में कमेंट करें, और ना समझ में आए तो फिर से रिबैक करके क्वेश्चन को समझे और फिर से बनाए। आपको 100% समझ में आएगा। बच्चों, अगले क्लास में इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए क्या है, अच्छे से आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। दैट्स इट।